और एक फाइल ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एक प्रॉब्लम जो अभी आपने बोली कि वो मॉडिफाई नहीं करने दे रहा था, ठीक है, तो वो मॉडिफाई इस एक कंडीशन में और नहीं करने देगा जब आपने कोई क्वेरी किसी दूसरे एक्सेल पे लगाई है। अच्छा। जैसे मेरे पास ये एक्सेल है और सोर्स फाइल कहीं और है, ठीक है। हाँ। अब ये वाली जो एक्सेल है मैंने सेव ही नहीं की, ये अभी जस्ट मैंने फ्रेश ओपन की और डायरेक्ट मैंने क्वेरी लगा दी और उसके बाद में काम करने लगा। अब जब तक मैं ये सेव करके क्लोज नहीं करूंगा तब तक मुझे सोर्स फाइल में ये अगर कुछ भी मैं करेक्शन करूंगा सोर्स फाइल को ये सेव ही नहीं करने देगा। पहले इसको सेव करो क्योंकि इसमें उसकी क्वेरी लगी हुई है उस फाइल से रिलेटेड। जब ये आप सेव कर लोगे तब आप उसमें करेक्शन कर सकते हो, वो भी क्लोज करने के बाद या बिटवीन अगर रिफ्रेश के आप करोगे तो भी नहीं करने देगा वो, क्योंकि बिटवीन रिफ्रेश का मतलब है कि ये क्वेरी रन हो रही है, उसका डेटा कैप्चर कर रही है। हाउएवर सेम टाइम आप अगर डेटा को मॉडिफाई करोगे तो सिस्टम कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, और ये सिर्फ आपका एक्सेल में नहीं, ये आपका पावर बीआई में भी सेम होगा जब आप डायरेक्ट कनेक्शन लगाओगे। ओके। ठीक है, हाउएवर कैसे उससे बचना है वो पावर क्वेरी में ऑप्शन है हमारे पास, बट एक्सेल में नहीं है। ओके। ठीक है, अच्छा एक चीज और सीखते हैं जो छोटा सा है कि क्या बोलते हैं, अभी जो हमने किया था वो किसी दूसरी फाइल का कनेक्शन किसी दूसरी एक्सेल में बनाया था, करेक्ट। मान लो ये मेरे पास एक एक्सेल है, हमने क्या किया था सोर्स फाइल कोई और एक्सेल थी और उससे हमने डेटा कनेक्ट किया था। अब हाँ। समहाउ अगर हमें जरूरत पड़ती है कि इसी फाइल में मेरे पास डेटा है, ठीक है, अब मान लो मैं एक ऐसा ही डेटा थोड़ा सा बना रहा हूं, ठीक है, और ठीक है बी 30 मिनट 40 मिनट ओटीपी डाल दिया 1 और 4, ठीक है, ये डेटा है। अब मुझे क्या करना है, किसी एक अलग एक्सेल में नहीं काम करना, मुझे इसी ही एक्सेल पे क्वेरी भी लगानी है और इसी एक्सेल पे मेरा डेटा है, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। ये आई थिंक बहुत छोटा टॉपिक है इसलिए मैंने अलग से टॉपिक नहीं बनाया है इसको, ठीक है। अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो आप तो क्या करोगे, इसको टेबल बना लेंगे पहले, है ना? ऑटोमेटिकली बनाएगा सिस्टम। आप अच्छा। जस्ट क्या करो, डेटा जहां पे अवेलेबल है, अब जैसे यहां पे क्लिक करोगे तो यहाँ डेटा नहीं है, आपका डेटा कहां तक है, इतने, यहाँ था। ठीक है। तो A1 to D2। A1 से D3 के बीच में किसी भी सेल में आप क्लिक कर दो, जस्ट क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक का मतलब है कि वो सेलेक्ट हो गया। ठीक है। उसके बाद डेटा जो रिबन में डेटा ऑप्शन है या टैब है उस पे जाओगे और फ्रॉम टेबल एंड रेंज का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक करोगे वो ऑटोमेटिकली आपका टेबल में उसको कन्वर्ट कर टेबल देगा, कंसीडर कर लेगा वो। ठीक है। और बहुत ध्यान से देखना है इसको, ये जो रेंज है वो पूरा डेटा की रेंज ऑटोमेटिकली उठाता है। यहाँ पे देख रहे हो A1 से D3 ऑटोमेटिकली लिख के आ रहा है, हाँ। करेक्ट। लेकिन अगर सपोज मैं इसको कैंसिल कर दूं और एक डेटा और यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं, मान लो अटेंडेंस, ठीक है, और यहाँ पे P है, यहाँ भी P है। अब अगर मैं कहीं भी मान लो आज अभी मैं इस सेल पे क्लिक करके और जा रहा हूं फ्रॉम टेबल एंड रेंज, तब भी इसने यही उठाया, मतलब ये ब्लैंक अगर बीच में कोई कॉलम या रो मिल गई ये उसके आगे रीड नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली रीड नहीं करेगा।
इन दैट सिनेरियो क्या करना है आपको, मैनुअली या तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना है ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है, और या फिर आप यहां पे एक्सटेंड कर सकते हो, डी का एफ बना सकते हो जहां तक आपका डेटा है। दूसरा पॉइंट, ये तो रेंज हो गई। एक ऑप्शन है नीचे, माई टेबल हैज हेडर्स। अगर आपकी टेबल में कॉलम के हेडर का नाम अवेलेबल है तो ही चेक करना है। अगर ये कॉलम के हेडर आपके ओरिजिनल हेडर नहीं है तो अनचेक रखना है, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे? मान लो मैंने इसको अनचेक कर दिया, ठीक है, और ओके किया। अब क्या होगा, ये सिस्टम में लेके जाएगा और देख रहे हो आप हेडर क्या हुआ, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये हेडर्स बन गए और जो ओरिजिनल हेडर थे वो नीचे आ गए, ठीक है। अब जब कॉलम के ओरिजिनल हेडर नीचे आ गए तो ये एक्चुअली एम्प्लॉय आईडी वाला कॉलम, इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए था, होल नंबर या डेसिमल नंबर या न्यूमेरिक, करेक्ट। लेकिन इसने क्या लिखा, एनी। कॉलम 2 प्रॉपर टेक्स्ट है तो इसने टेक्स्ट लिखा। तो ये क्या है, सिस्टम कंफ्यूज्ड है विद दिस रो, एम्प्लॉय नेम, डेटी, ओटी और अटेंडेंस, व्हाटएवर, सिस्टम कंफ्यूज है। सो जो भी आप करो उसको, अगर अब सपोज मैं यहां से ये क्वेरी बंद कर देता हूं, डिस्कार्ड कर देता हूं, अब ये क्या है, ऑटोमेटिकली टेबल बन गई है, ठीक है। हमने टेबल नहीं बनाया था बट ऑटोमेटिकली ये टेबल में कन्वर्ट कर देता है। और उस टेबल में हेडर्स हमने अनचेक कर दिया था वो ऑप्शन, इसलिए उसने कॉलम 1 कॉलम 2 यहीं पे जनरेट कर दिया। अब सपोज मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूं और वापस उस पे जाता हूं, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये मैं हटा दे रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। इस पे अगर हम जाते हैं और इस बार अगर मैं डेटा पे जाके टेबल एंड रेंज पे क्लिक करता हूं, इस बार मैंने चेक कर दिया। चेक का मतलब है अब जब ये डेटा जाएगा तो क्या होगा, ओरिजिनल हेडर के साथ जा रहा है। और इसका अब डेटा का टाइप देखो, ये होल नंबर इसको बोलते हैं। जो int64.type लिखा है इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर। टेक्स्ट आपका टेक्स्ट हो गया, ये होल नंबर हो गया, और ये भी आपका होल नंबर हो गया। अगर ये डेसिमल होगा तो ये जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है ग्रीन कलर में, अच्छा इसका भी एक अलग वो है, मतलब डेटा टाइप डिफाइन करने का भी एक अलग पैटर्न है, आपको अलग से पहचान में आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर कलर आपको सही दिख रहे हैं तो ये कौन सा कलर दिख रहा है बताओ मुझे, यहाँ पे ब्लैक। ब्लैक। ब्लैक, करेक्ट। और ये रेड। करेक्ट। तो जो भी टेक्स्ट वैल्यू होगी वो ऑलवेज आपको रेड में दिखेगी, ऑलवेज। ये फैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। क्वेरी के कुछ कलर प्री डिफाइंड है। अगर होल नंबर का डेटा टाइप होगा तो वो ब्लैक कलर में दिखेगा। अगर नंबर यानी डेसिमल या टेक्स्ट कुछ भी होगा तो वो ग्रीन कलर में दिखेगा। यहाँ पे अगर दिख रहा है तो ग्रीन। अगर इसको और भी अलग वे में देखना है तो आप, अगर डार्क मोड किसी के पास सिस्टम में है तो आप डार्क मोड देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कलर दिखेंगे, ठीक है। और ये जो टाइप है ये डेटा का टाइप बताता है, हर एक उसमें टाइप लिखा होगा लेकिन तरीका अलग है। यहाँ देखो टाइप बाद में लिखा है, ये टाइप पहले लिखा है, करेक्ट। हाँ जी। ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, पावर क्वेरी की जो लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मींस आपका अगर स्मॉल लेटर है तो वो स्मॉल ही लिखना पड़ेगा आपको, अगर कैपिटल लेटर आपको ऑथराइज किया गया है तो कैपिटल लेटर में ही लिखना पड़ेगा। लाइक
यहाँ पे आप देख रहे हो तो ये कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है टेक्स्ट, करेक्ट, हाँ और जी। ये टाइप भी स्मॉल लेटर में लिखा है। तो हमेशा जब डेटा टाइप आप बनाते हो तो वो कुछ स्मॉल लेटर में आते हैं, और जो स्मॉल लेटर में आते हैं वो ग्रीन कलर में होते हैं, और उनका जो टाइप ये लिखा होता है वो ब्लू कलर में होता है। सेम अगर ये नंबर और टेक्स्ट के अलावा कुछ होगा तो वो ब्लैक कलर में आएगा और टाइप बाद में लिख के आएगा। ठीक है, ठीक है सर। याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक बार समझना है कि ऐसा होता है। याद करने से कुछ नहीं होगा, ये चीजें आप अगर रटना चाहो तो भूल जाओगे। हाँ जैसे जी। जैसे आप काम करोगे वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में उसी तरीके से सेट हो जाएगा। अब जैसे मान लो मुझे इसका जो डेटा टाइप है वो मुझे लग रहा है कि ये dt का डेटा टाइप गलत है, होल नंबर नहीं, इन फ्यूचर वो डेसिमल में आ सकता है, करेक्ट। तो ये जो स्टेप जनरेट हुआ है चेंज टाइप का, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है डिफॉल्ट। तो इस पे आपको बहुत फोकस करना है कि जो भी सिस्टम जनरेटेड है वो क्या करता है, जितने भी कॉलम आपके हैं, चाहे वो ब्लैंक कॉलम हो, चाहे हेडर हो, चाहे हेडर ना हो, कुछ भी, मतलब अगर वो डेटा सोर्स में अवेलेबल है तो उसका यहाँ पे टाइप वो जनरेट कर देगा। ठीक है, अब इसका प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट होता है। मान लो मैं ये अभी क्लोज एंड लोड कर रहा हूं, तो एक शीट में तो ये डेटा मेरा ओरिजिनल है, सोर्स डेटा, दूसरा मैंने ये लोड कर दिया। ठीक है, नाउ सोर्स डेटा में dt को मैं dt e कर देता हूं। ठीक है, और अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो ये एरर जनरेट करेगा। और ये नोट कर लो, ये एरर आपको ऐसे ही समझ पाओगे जब इनको रीड करोगे। ये मत देखो कि एरर आया, पहले एरर को रीड करो कि क्या है। एरर लिखा है द कॉलम dt ऑफ द टेबल वाज नॉट फाउंड। इससे आपको क्या समझ आ रहा है? उसको dt नाम का कॉलम नहीं मिल रहा है। करेक्ट। अब आप अगर आउटपुट में देखोगे तो अभी भी dt है, हाँ जी। लेकिन वो कह रहा है कि dt नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि सोर्स में dt नहीं बचा, अब सोर्स में वो dt e हो गया। करेक्ट। अब इसको कैसे हम मतलब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वापस से dt कर रहा हूं, पावर क्वेरी में जाते हैं, और ये वाला जो स्टेप जनरेट हुआ था डेटा टाइप का, ये स्टेप मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक, और क्लोज एंड लोड। क्या हमारा आउटपुट कुछ बदला? आउटपुट कुछ ही नहीं बदला, इनपुट भी कुछ नहीं बदला। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं तो कोई एरर नहीं है अभी, करेक्ट, dt है, यहां भी dt था। लेकिन अब मैं अगर dt e कर दूं, जो पिछली बार हमने एरर जनरेट हुआ था, अब देखो क्या अब एरर आया, ये रिफ्रेश हो गया। अब देखो यहां पे क्या है, उसने dt पिक कर लिया और एरर नहीं दिया। तो एरर का कॉज क्या था? क्योंकि चेंज टाइप पे जो dt वैल्यू कॉलम का जो हेडर उठा रहा था वो एक टेक्स्ट वैल्यू है, और अब उसे वो टेक्स्ट वैल्यू क्योंकि मतलब वो है, वो एक कांस्टेंट टेक्स्ट वैल्यू है, तो वो चेंज नहीं हो सकती, इसलिए उसके उस करेक्ट, स्टेप पे एरर आ रहा था। करेक्ट। अब मैं इस क्वेरी को डिलीट कर रहा हूं, दोबारा से हम उस पे जा रहे हैं। ठीक है, ये टेबल भी मैं डिलीट कर देता हूं और हम वापस से जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो ये ऑलरेडी टेबल है। हाँ। ठीक है, अब जब मैं इस पे जाऊंगा तो वो जो पॉपअप आता था माई हेडर वाला वो नहीं आएगा, वो डायरेक्ट उठा के और वहां ले जाएगा। ये देखो। हाँ। ठीक है, अब ये क्यों आया वो समझते हैं। देखो डेटा टाइप सबके होते हैं, हम्म। हर एक कॉलम का
एक ही डेटा टाइप होगा। पहले तो ये समझ लो, मैंने पहले भी बताया था एक्सेल में आपके एक कॉलम में मल्टीपल डेटा टाइप हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे सेल वाइज और रो वाइज डेटा आप इंसर्ट कर सकते हो। बट यहाँ पे आपका एक कॉलम मींस एक डेटा टाइप, मल्टीपल नहीं हो सकते, अलाउ ही नहीं करेगा। या तो टेक्स्ट या न्यूमेरिक, दो ही टाइप के होता ही है डेटा, या तो न्यूमेरिक होगा या टेक्स्ट होगा। हाँ, ये बेसिक डेटा टाइप यही है। अब उनके अलग अलग ट्री बन गए हैं कि न्यूमेरिक में हमारे डेट भी आ जाती है, न्यूमेरिक में हमारे डेसिमल भी आ जाते हैं, न्यूमेरिक में हमारे होल नंबर भी आ जाते हैं। लेकिन बेसिक क्या है? दो ही है, या तो टेक्स्ट या आपका नंबर। करेक्ट। चेंज टाइप स्टेप क्या करता है? हर एक कॉलम जो भी आपका हेडर है उसको एक हार्ड कोडेड नाम जो भी होता है उसका हार्ड कोडेड नाम और उसका डेटा टाइप डिफाइन करता है। ये ऑटोमेटिकली सिस्टम जनरेटेड है, आप इसको रोक नहीं सकते। ठीक है। यहां भी देखो हार्ड कोडेड उसने हेडर का नाम लिखा, यहां भी हार्ड कोडेड लिखा, यहां भी हार्ड कोडेड लिखा, और ये उसका डेटा टाइप लिखा। तो जब नेक्स्ट टाइम हम अगर कोई भी कॉलम का नेम चेंज करते हैं या रीनेम करते हैं सोर्स डेटा में, तो इसको क्या है, यहाँ पे हार्ड कोडेड है, उसको फिर वो मिलता ही नहीं है क्योंकि वो चेंज हो गया। इस वजह से वो एरर जनरेट करता है। तो इसलिए फोकस आपका ये होना चाहिए कि चेंज टाइप स्टेप तो डालना है, वो तो मस्ट है, लेकिन कहां डालना है ये जरूरी है। भाई जहां मुझे नेसेसरी है मैं सिर्फ वही चेंज टाइप स्टेप को यूज करूंगा जिससे कि हार्ड कोडेड मेरे हेडर्स कम हो, और जितने कॉलम्स का मुझे डेटा चेंज करना है या नेसेसरी है मैं सिर्फ उतने ही कॉलम का डेटा टाइप बदलूंगा, सिस्टम जनरेटेड नहीं जाऊंगा। तो क्या करूंगा, जैसे मैं इस स्टेप को डिलीट कर दूं सिस्टम ने जो जनरेट किया, ठीक है, अब अपने हिसाब से देंगे। अब अपने हिसाब से हम देते हैं। अब जैसे मैं इसकी बात करूं नेम, तो नेम में क्या बदल जाएगा? क्या वो नंबर हो सकता है कभी? नहीं हो सकता, वो नंबर ही रहेगा। तो उसका मैं अगर ये डेटा टाइप यहाँ डिफाइन भी कर दूं कि इसको टेक्स्ट कर दो, उसे क्या ही बदल जाएगा? करेक्ट। लेकिन एम्प्लॉय आईडी आपका नंबर है, ठीक है, अगर उसको एनी पे नहीं छोड़ सकते। उसको हम अगर मान लो टेक्स्ट पे कर दें तो प्रॉब्लम हो सकती है, या नंबर पे ना रखें और कहीं किसी ने टेक्स्ट भेज दिया तो प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट। यानी अब एक कॉन्सेप्ट ये क्लियर है कि हम नंबर को टेक्स्ट तो बना सकते हैं बट टेक्स्ट को नंबर नहीं बना सकते। कहीं अगर ए लिखा है उसको नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट 100 लिखा है उसको हम टेक्स्ट बना सकते हैं। करेक्ट। तो फोकस कौन से हेडर्स पे करना है? जहां पे आपका नंबर वाला गेम है, ठीक है। अब नंबर में भी बेसिकली जो क्या बोलते हैं डेटा टाइप डिफाइन करना होता है, वो मोस्टली मैं सजेस्ट यही करता हूं। लोग बहुत कुछ बोलते हैं बट मैं सजेस्ट करता हूं ऑलवेज गो फॉर अ डेसिमल। ठीक है। उसका रीजन है, आज की डेट में अगर मैं इसे होल नंबर कर दूं और कल की डेट, क्योंकि होल नंबर मैंने कर दिया, सिस्टम उसको होल नंबर ही रखेगा अनटिल अनलेस मैं चेंज नहीं करता। कल की डेट में आपका जो डीटी या ओटी डेसिमल में आएगा, क्योंकि अगर ओटी है मान लो कोई 1.5 आवर्स भी कर सकता है, हाँ जी, तो वो डेसिमल में आएगा। बट अगर मैंने यहाँ पे होल नंबर डिसाइड कर रखा है तो वो कभी मुझे डेसिमल दिखेगा ही नहीं। हाँ जी। इसलिए अगर मैंने पहले से ही डेसिमल कर दिया है, इवन दो मेरा
जो अभी वैल्यू है वो होल नंबर है। हाँ क्योंकि डेसिमल को होल नंबर हम बना सकते हैं, बट होल नंबर को डेसिमल नहीं बना सकते। हाँ जी। करेक्ट। सो हम बिल्कुल बेस वाला लेके चलते हैं कि न्यूमेरिक अगर हम बना रहे हैं तो ऑलवेज गो विद डेसिमल। अब जैसे एम्प्लॉय आईडी है, हम 110% श्योर होते हैं कि ये कभी डेसिमल में नहीं आ सकता। हाँ तो इसको हम होल नंबर में लेके जा सकते हैं। बट डीटी हो गया, ओटी हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इवन दो प्रोडक्शन भी आपका डेसिमल में आता है जब रेशियो के अकॉर्डिंग नंबर चेंज होते हैं। जहां पे रेशियो यूज करते हैं लोग वहां पे डेसिमल में आता है। आइडियली तो अगर हम देखें तो प्रोडक्शन क्या कभी डेसिमल में हो सकता? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक अकाउंट तो करेगा ना भाई। करेक्ट। उससे नीचे तो नहीं आ जा सकता। नहीं। लेकिन अब सपोज सिनेरियो है कि अगर जहां पे 5 अकाउंट किए गए हैं, उस 5 अकाउंट का हमें 2 अकाउंट कंसीडर करने हैं, तो रेशियो हो गया ना 5:2 या 2.5:1। करेक्ट। तो वहां पे फिर जो फाइनल नंबर आएंगे वो किस में आएंगे? डेसिमल में आएंगे। सो इसलिए ऑलवेज गो फॉर डेसिमल, इवन दो आपका जो वैल्यू है वो होल नंबर आ रही है। हाँ, एम्प्लॉय आईडी को डेसिमल करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, अगर हमें इतना हम श्योर हैं कि हाँ 110% है कि ये कॉलम हमारा कभी भी डेसिमल नहीं आ सकता, उसमें हम जा सकते हैं। अब डेसिमल या वो चेंज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, एक तो ऑप्शन है ये, हर एक कॉलम के कोने पे यानी लेफ्ट अपर कॉर्नर पे ये ऑप्शन होते हैं, ये देख रहे हो हर एक कॉलम पे है। करेक्ट। या तो आप इस पे क्लिक करो और यहीं से ऑप्शन ले लो। अब अगर मान लो आपको होल नंबर करना है तो होल नंबर सेलेक्ट कर लो। अब देखो होल नंबर में क्या आता है, यही लिखा था। करेक्ट। मुझे इसका करना है डेसिमल, तो मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। ये डेसिमल मेरा फर्स्ट ऑप्शन है। करेक्ट। मैंने डेसिमल कर दिया। ठीक है। अब मैं ये दिखाता हूं कि मैं कभी करेंसी और परसेंटेज यूज नहीं करता, या मैं 3 ही यूज करता हूं, या तो होल नंबर या डेसिमल नंबर या डेट। इसके अलावा मैं चूज नहीं करता। जैसे यहाँ पे आप अगर देखोगे करेंसी भी अवेलेबल है, परसेंटेज भी अवेलेबल है। करेक्ट। लेकिन ये करेंसी और परसेंटेज मेरे काम के नहीं है, और क्यों वो बताता हूं। जैसे करेंसी में यहाँ पे सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, तो भी इसने क्या किया, डेसिमल बनाया या नहीं बनाया? बनाया, डेसिमल में तो आ गया ना, 2 डेसिमल तक ले रहा है। 2 डेसिमल, लेकिन उसने 2 डेसिमल फिक्स कर दिए। अब मैं क्या करता हूं, इसी को मैं वापस से चेंज करता हूं डेसिमल में और रिप्लेस। अब क्या हुआ, टाइप नंबर। अब ये कंफ्यूज मत होना कि होल नंबर और टाइप नंबर में क्या फर्क है। होल नंबर को हम इंटीजर लिखते हैं एसक्यूएल की लैंग्वेज में। अच्छा। ठीक है, इसीलिए वो INT 64 आता है। 64 हमारा वर्जन होता है और INT का मतलब है इंटीजर। ठीक है। ठीक है, नंबर ऑलवेज डेसिमल में रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ठीक है। अब देखो टेक्स्ट हमने देखा था, तो टेक्स्ट भी इसी तरीके से लिख के आता था ग्रीन कलर में, और उसके आगे टाइप ब्लू कलर में, दोनों स्मॉल में ही आते हैं। तो अगर कभी लिखना पड़े तो आप लिख भी सकते हो। मोस्टली चीजें आपको अवेलेबल है यहाँ पे। अब एक चीज और बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप चेंज टाइप स्टेप पे जाओ। ठीक है, आप इसके बाद कोई स्टेप बना है तब भी आप, मान लो मैं एक स्टेप बना देता हूं रिमूव एरर का। ठीक है,
मैं चेंज टाइप स्टेप पे नहीं हूं, मैं नेक्स्ट वाला स्टेप है उस पे आ गया। यहां से आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका डेटा टाइप क्या है। 1.2 लिखा है, इसका मतलब है 0.2 मतलब डेसिमल। यहाँ पे 1.2 यानी डेसिमल, 1 2 3 यानी होल नंबर, ये आइडेंटिफिकेशन है। और ये ABC 1 2 3 यानी दोनों लिखे हैं, इसका मतलब है कि एनी। ना तो टेक्स्ट में डिफाइन किया है हमने, ना ही नंबर में डिफाइन किया है, जो भी आ रहा है वो एज इट इज। हमने डिफाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि टेक्स्ट ही आना है, तो फर्क नहीं पड़ता हम क्यों एक हार्ड कोडेड एक वैल्यू दे दें स्पेशली, इसलिए मैंने डिफाइन नहीं किया। हाउएवर आप यहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हो, जो ही टेक्स्ट करोगे ये क्या हुआ, ABC कर दिया। तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। नाउ ये तो एक ऑप्शन था आपका कि यहां से कर दो। अगर जैसे जैसे आप फ्लुएंट होते जाओगे, ठीक है, जरूरी नहीं कि आप यहां पे क्लिक करो, आपका वे है। आप राइट क्लिक करो, ये यहाँ पे कहां गया, ये चेंज टाइप का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन यहां भी अवेलेबल है, वही जो यहां पे अवेलेबल थे, ठीक है। तो आप राइट क्लिक करके भी जा सकते हो, लेकिन राइट क्लिक कहां करना है, हेडर पे। अगर आपने वैल्यू पे राइट क्लिक किया तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ठीक है। वैल्यू पे अगर राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शन नहीं मिलेंगे, हेडर पे राइट क्लिक करते हो तो ऑप्शन मिल जाएंगे। तीसरा, होम टैब के अंदर आपको यहां पे डेटा टाइप मिलता है, आपको यहां भी सेम ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में जाओगे, होपफुली यहां भी डेटा टाइप होगा, यहां ये वही ऑप्शन मिलेंगे। तो इतने सारे जगह पे आपको ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब इसमें है क्या, होपफुली होना चाहिए, नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आपको एक ऑप्शन ये मिला, यहां से कर सकते हो डेटा टाइप चेंज, राइट क्लिक करके कर सकते हो डेटा टाइप चेंज। होम टैब के अंदर अगर जा रहे हो आप, तो होम टैब के अंदर ये डेटा टाइप का ऑप्शन है, ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर ये डेटा टाइप का ऑप्शन है, ठीक है। और अगर आप डिफाइन नहीं करना चाहते वन बाय वन, तो आप क्या करो, सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। कंट्रोल के साथ अगर करोगे तो एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हो, और शिफ्ट के साथ एंड कॉलम सेलेक्ट करोगे तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसफॉर्म टैब के अंदर ये ऑप्शन है डिटेक्ट डेटा टाइप, इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली सिस्टम डिटेक्ट करके आपको दे देगा, बट वो देगा आपकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। जो हम नंबर चाहते थे वो नंबर ना देके उसने कौन सा दिया है डेटा टाइप, होल नंबर। सो सिस्टम पे भरोसा ना करके हमेशा अपनी मर्जी से जो आपको चेंज करना है वो चेंज करो, क्योंकि हमें पता होगा ना हमारा हमारा डेटा वो किस तरीके का आएगा या किस तरीके का हो सकता है। करेक्ट। सिस्टम मोस्टली जो भी डिटेक्ट करता है वो सही डिटेक्ट करता है, लेकिन वो सिर्फ आज की सिचुएशन और आज की वैल्यू देख के करता है, वो फ्यूचर देख के नहीं कर पाता। नहीं करता हूँ। बट हमें पता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, सो हम ऑलवेज नंबर के थ्रू जाएंगे, यानी होल नंबर ना जाके हम डेसिमल पे जाएंगे। दूसरा, मैंने एक चीज बताई थी कि मैं इस पे भरोसा नहीं करता, जो एक हमारे डेटा टाइप होते हैं ना, परसेंटेज, ठीक है, और ये करेंसी, मैं इस पे क्यों नहीं भरोसा करता। अभी तो ये आपको परसेंटेज और डेसिमल दिख रहे हैं, वो ठीक है, यहाँ भी परसेंटेज डॉट टाइप आ गया, यहाँ करेंसी डॉट टाइप आ गया, ठीक है। लेकिन अगर जब यही डेटा आप लोड करोगे ना, तो देखो कहानी क्या हुई।
ये करेंसी कहाँ गई, ये परसेंटेज कहाँ गया, आपका सोर्स डेटा तो ये है ना, ये आउटपुट है। क्या आपका वो करेंसी और परसेंटेज आया? नहीं आया। तो जब आता ही नहीं है तो भाई हम यूज क्यों करेंगे? कभी भी आप पावर, ये सिर्फ एक्सेल नहीं, पावर बीआई में भी करते हैं। अगर आप परसेंटेज या करेंसी सेलेक्ट करते हो तो सिर्फ यहां तो दिखेगा, बट जब आउटपुट आप लेके जाओगे वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, अगर रिफ्लेक्ट नहीं करेगा तो क्या होगा? देखो, यहां पे मान लो मैं 30.009 कर देता हूं, ठीक, और ये 1.987 कुछ कर देता हूं, ठीक है। अब आउटपुट में मैं जब रिफ्रेश करता हूं तो देखो क्या आता है, डेसिमल आया एज इट इज। क्या फायदा है हम परसेंटेज और उसको यूज करें? क्यों दिया है सर वो? दिया क्यों है? दिया इसलिए है क्योंकि कई लोगों की डिमांड होती है, जब वो कैलकुलेशन करते हैं तो उनको उस वे में डेटा नहीं दिखता, वो माइंडसेट उनका होता है कि ये मेरा परसेंटेज है। रिफ्लेक्ट करेगा परसेंटेज में, कैलकुलेशन भी उसी के अकॉर्डिंग करेगा, बट आउटपुट डेसिमल में देगा। तो आप अपनी खुशी के लिए यहाँ पे आप डेसिमल, सॉरी, परसेंटेज और करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, बट आउटपुट आपको ऑलवेज डेसिमल में ही मिलेगा किसी भी सिनेरियो में। आप अगर चाहे डेसिमल सेलेक्ट करो तो डेसिमल में मिलेगा, परसेंटेज सेलेक्ट करो तो डेसिमल में मिलेगा, और अगर करेंसी कर रहे हो तब भी डेसिमल मिलेगा। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा, मैं सिर्फ न्यूमेरिक में तीन ही चीजें सेलेक्ट करता हूं, या तो डेट, या होल नंबर, या डेसिमल। इसके अलावा मैं सेलेक्ट नहीं करता। टेक्स्ट को मैं कभी भी डिफाइन नहीं करता, कि टेक्स्ट ऑलवेज विल बी टेक्स्ट, ठीक है। और ये वाला जो डेटा है या ये वाला जो फंक्शन है कि सेम सीट का डेटा आप फ्रॉम टेबल एंड रेंज से लेके जाओ, ये वाले फंक्शन आपको पावर बीआई में यूटिलाइज नहीं होते। दो में से कोई बताएगा कि क्यों नहीं होंगे? कौन से वाले सर? सेम शीट का डेटा हम क्वेरी में लेके जा सकते हैं, बट पावर बीआई में ये फैसिलिटी नहीं है। मतलब सेम शीट का डेटा हम पावर क्वेरी में एक्सेल में ले जा सकते हैं? हाँ, उसी में क्वेरी लगी है, उसी एक्सेल में, उसी एक्सेल पे डेटा है, सोर्स डेटा। हाँ, बट पावर, मगर पावर बीआई में तो हम डेटा मतलब वो एक्सेल या कहीं से उठाते हैं ना। करेक्ट। हाँ, तो डेटा अवेलेबल नहीं होता ना, वहाँ तो इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। इसीलिए ये वाली क्वेरी आपकी पावर बीआई में अवेलेबल नहीं होती। क्या कुछ बेनिफिट है, कुछ लॉसेस हैं हर जगह। पावर बीआई में बेनिफिट है कि आप एक्सेल पे काम कर सकते हो इन बिटवीन टाइम, लेकिन एक्सेल में फैसिलिटी है कि सेम फाइल पे भी आप क्वेरी लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप अलग से फाइल क्रिएट करो, जिसमें डेटा है आप उसी पे क्वेरी लगा दो, डेटा भी अपना चल रहा है। और सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि क्वेरी किसी को दिखती नहीं। डेटा जो प्रिपेयर कर रहा है वो डेटा प्रिपेयर कर रहा है, आपके पास जब फाइल आई आपने अपनी क्वेरी रन कर दी, हाउएवर क्वेरी उसी में लगी हुई है, ठीक है। तो ये था टॉपिक जो छूट गया था। अब हम आते हैं उस टॉपिक पे जो आज का टॉपिक है।
ये पुराना पड़ा हुआ है, ये मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, मैं ये डिलीट कर दे रहा हूं कनेक्शन। ठीक है, अब मैं एक बार फिर से कनेक्शन बना रहा हूं। डेस्कटॉप में पावर बीआई के नाम से पड़ा है पावर क्वेरी और क्लास है थर्ड। सो इसमें मेरी शीट पड़ी हुई है। ठीक है, मुझे इससे क्वेरी लगानी है वर्कबुक 1 में। क्या करूंगा मैं? तो वर्कबुक 1 उठा लेंगे ना हम, गेट डेटा ओके, फ्रॉम फाइल, फ्रॉम वर्कबुक एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पे फोल्डर मेरा है डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप के नाम से, और पावर बीआई के नाम से, पावर क्वेरी के नाम से, 3 में, क्लास 3 में वर्कबुक ये वाली 1। ठीक है, बहुत सिंपल चीजें हैं, आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे तीन सीट मिल गई, 3 शीट है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या आज का टॉपिक है कि मल्टीपल शीट विद डिफरेंट हेडर। हाँ, करेक्ट। तो अगर मैं अब ये देखो, मल्टीपल शीट का मतलब है कि 3 से ज्यादा भी हो सकती है, ये तो 3 मैंने रखी है। हाँ, तो मल्टीपल शीट में हम क्या करेंगे, कैसे जाएंगे? अगर हमें सबको अपेंड करना है तो कैसे जाएंगे? सबसे पहले तो वही सेलेक्ट कर लेंगे सारे के सारे। नहीं, फिर तो वो 3 ही सिलेक्ट, मतलब सारी करनी है हमें। मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, सेलेक्ट मल्टीपल करके तीनों शीट्स को उठा लेंगे, फिर अपेंड कर देंगे एक शीट में। ओके, ठीक है। कोशिश ये करना ऑलवेज गो डायनामिक। एक बार मल्टीपल आइटम उस पे सिलेक्ट वो करना, चेक करना। हाँ, ये लोड वाला फिर क्यों नहीं हो रहा है एक्टिव? क्योंकि सीट सेलेक्ट नहीं किया ना अभी तक। हाँ, मगर जैसे मान लो हमें सारी ही करनी है, मान लो 3 से ज्यादा भी कभी आ गई तो वो भी आ जाए। करेक्ट। तो फिर फोल्डर करना पड़ेगा ना, वो शीट वाइज कैसे करेंगे? ये शीट में भी तो इन्होंने एक वो उठाई है ना, खाली एक वर्कबुक उठाई है। अच्छा, आप बोल रहे हो कि एक से ज्यादा शीट अगर एक में हम ऐड एक वर्कबुक में, हाँ, एक वर्कबुक को सेलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। देखो, फिर समझा रहा हूँ। यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर 3 वर्कबुक पड़ी है। ठीक है, और हमने टारगेट सिर्फ फर्स्ट वर्कबुक को किया है। हाँ। उस फर्स्ट वर्कबुक में 3 शीट अलग अलग पड़ी हैं। हमें उसकी सारी चाहिए ना। अब ये हमें तीनों चाहिए, कल की डेट में अगर चौथी 4 भी आ जाए तो वो भी चाहिए। ठीक है, तो हम ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन चूज नहीं करेंगे। या तो हम इस फोल्डर का जो नाम आ रहा है इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, या इस पे क्लिक करने के बाद हम नीचे ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देंगे। एक ही चीज है। मगर वो तो जो है, वो जो था ना ट्रांसफॉर्म, वो तो वो दिखाई नहीं रहा था एक्टिव, तो क्लिक कैसे कर ले लिया उसने? चलो अब दोबारा करते हैं, अगर जब तक क्वेश्चन रहेगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, यहीं से करते हैं। फाइल, एक्सेल वर्कबुक, और ये हमारी वर्कबुक 1 है, और इंपोर्ट। ठीक है, अब ये क्लिक हुआ या नहीं हुआ? हमने उस वर्कबुक को किया, शीट को नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। टारगेट हम वर्कबुक को कर रहे हैं, शीट को कर ही नहीं रहे हम। समझ गया। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे प्रीव्यू नहीं दिखेगा क्योंकि हमने डेटा को नहीं देखा है। नहीं, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर देते हैं। ठीक, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते ही जो वर्कबुक थी उसकी सारी शीट यहाँ पे आ गई। ओके। और वो जो डेटा उन शीट के अंदर जो डेटा है वो टेबल के आ गया। हाँ, यहाँ पे सब दिखाएगा, हेडर वेडर सब, क्या क्या डेटा पड़ा है उसमें। हाँ, लेकिन ध्यान रखना कि जब हम ऐसे डेटा को कंपाइल करते हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, इसको सिर्फ रख लिया था और इसको
हमने एक्सपेंड कर दिया था। हाँ। करेक्ट। अब जो कॉलम चाहिए। ठीक है, तो सीन क्या था कि वो हेडर भी आ रहे थे। हाँ। करेक्ट। करेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले डेटा देख लेना है। यहाँ पे देखो आपके हेडर ओरिजिनल हेडर नहीं है। नहीं है। यहाँ पे भी आपके हेडर नहीं ओरिजिनल है। हेडर नहीं है। यहाँ पे भी हेडर आपके ओरिजिनल हेडर नहीं है। तो यूजर्स ओरिजिनल हेडर करना पड़ेगा। तो सिस्टम क्या कर रहा है, सिस्टम आपका जो हेडर उसने खुद से जनरेट किए हैं वो उनको हेडर मानता है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। करेक्ट। कल की डेट में अगर आपका डेटा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, अगर ये ओवर टाइम यहाँ पे होगा, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे होगी, तो वो क्या होगा, वो अपने कॉलम 1, कॉलम 2 के अकॉर्डिंग जाएगा, वो इन हेडर्स के बेस पे नहीं जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा डेटा। तो डेटा का जो आपका सीक्वेंस है वो बिगड़ गया, तो फिर आप कभी भी उसको सही से अपेंड नहीं कर पाओगे। करेक्ट। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो डेटा आया है इसको ओरिजिनल हेडर जो हैं उनको पहले बनाना पड़ेगा, हेडर्स को ओरिजिनल हेडर बनाना पड़ेगा। ये कॉलम 1, कॉलम 2 सिस्टम जनरेटेड हमें नहीं चाहिए। जो हमारे हेडर हैं उनको पहले हेडर बनाना है। तो कैसे बनाना है वो सीखते हैं। ठीक है। सबसे पहले आज हम इतने तीसरी क्लास में हम ऐड कॉलम टैब पे गए हैं। ठीक है। ऐड कॉलम टैब पे कस्टम कॉलम का ऑप्शन है। ठीक है। कस्टम कॉलम मतलब एक कॉलम ऐड हो रहा है। ठीक है। यहां से आप जो भी नाम रखना चाहते हो वो कर सकते हो। अभी क्या लिखा है, न्यू कॉलम नेम। तो जो भी नया कॉलम आएगा उसको जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो। अगर नहीं आप चेंज करोगे तो कस्टम दिखेगा वहां पे। ठीक। नाउ अब लिखा है कस्टम कॉलम फॉर्मूला, यानी जो भी आप फॉर्मूला लिखोगे वो यहां लिखोगे। ठीक है। तो अब फॉर्मूला क्या लिखना है, ये पहला हम फॉर्मूला सीख रहे हैं पावर क्वेरी में। ठीक है। टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। अब देखो 2 बार टेबल टेबल आ गया। तो ये चीज आपको समझनी है और एक टेबल हटाना है। ठीक है। टेबल डॉट प्रमोट हेडर, और हमारी टेबल कहाँ है, डेटा में। ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज। अब देखो यहां पे क्या हुआ, ओरिजिनल हेडर आ गए आपके। इसमें ओरिजिनल हेडर आ गए, इसमें भी ओरिजिनल हेडर आ गए। हाँ जी। और यहाँ पे क्या था, फंक्शन क्या हमने यूज किया, टेबल डॉट प्रमोट हेडर। उसका मतलब क्या हुआ, हेडर को प्रमोट कर दिया उसने। यानी जो रो की वैल्यू थी उसको हेडर बना दिया। तो ये फंक्शन समझ में आया। अब देखो ऐसे क्यों करते हैं हम, जब आप इस पे जाते हो कस्टम फंक्शन पे, तो यहाँ पे आपको बहुत थोड़ी चीजें लिखनी होती हैं। सिस्टम ऑटोमेटिकली, अब यहाँ पे जो हमने फंक्शन लिखा वो सिर्फ इतना लिखा था, लेकिन सिस्टम ने पूरा कैसे जनरेट किया, ऐड कॉलम सोर्स फाइल में वो उसने पूरा सेटअप बनाया और आपने जो छोटा सा फंक्शन लिखा उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर दिया। ऐसा नहीं है कि आप ये पूरा फंक्शन लिख रहे हो, आपने सिर्फ ये लिखा है। करेक्ट। बाकी सिस्टम ने अपना काम किया। ठीक है। तो टेबल डॉट प्रमोट हेडर समझ में आ गया कि क्या करता है। हाँ जी। अब यहाँ पे हमने एक याद हो, एक यहाँ भी ऑप्शन आता है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब अगर हम ये ना यूज करते, क्या हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको, डेटा पे जाके नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कैसे कर देंगे हम। अब
क्यों नहीं कर वो सकते? तो वही फंक्शन यूज हुआ है, देखो टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स, वही फंक्शन यूज हुआ है जो हमने यूज किया। डेटा पे जाके कर सकते हैं? चलो डेटा पे जाके, और हमें जाना तो यहीं पड़ेगा, या फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं। हाँ हमारे पास चॉइस तो वही है, हाँ यूज फर्स्ट रो एज हेडर। हाँ। बट क्या बदला? नहीं बदलेगा ना वो ऐसे, जब तक हम अब यहाँ से जो है डेटा पे जाके पूरा वो पूरे वो नहीं ले आएंगे ना कॉलम, जब तक नहीं बदल सकता। अब लॉजिक समझो इसका, एक टेबल ये पूरी है, हाँ करेक्ट, और एक टेबल ये पूरी एक सिंगल पूरी सेल है। में है। हाँ तो हाँ, डेटा इस तो सेल हमें में ये भी वाला एक अलग चाहिए ना। टेबल है, इस सेल में भी एक टेबल है, यानी जो हमें फंक्शन यूज करना है वो इस टेबल सेल पे वाइज करना है, रो वाइज करना है। अगर हमने यहाँ पे कर दिया तो ये फ्रंट पे कर देता है। नहीं हाँ, फ्रंट पे अगर करेगा तो फ्रंट पे टेबल में काम, फ्रंट पे टेबल तो है ही नहीं हमारे पास, नहीं डेटा ही नहीं है। तो टेबल पे रख के कर सकते हैं, डेटा की टेबल पे रख के? नहीं यहाँ पे अगर हम करते हैं तो ये रो वाइज है, ये इस टेबल पे अगर ये डेटा जो हो, जैसे अभी देखो मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, ठीक है, यूज कॉलम न्यू एज प्रीफिक्स लिखा है, कर सकते हो तुम। अब ये टेबल जो चाहते हो ना, डेटा अब ये कर सकते हो, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। अब देखो बन गया, बस अब फिल्टर लगा के तुम ये हटा दो जो है एम्प्लॉय। अब लेकिन तकलीफ क्या होगी अगर आप ऐसे करते हो? तकलीफ ये होगी कि ये तो ठीक है, लेकिन ये बात आप किस इस चीज तरीके का? से बना लोगे, लेकिन नीचे वाला डेटा कैसे बदलेगा? हाँ ये सर, अगर इसको यूज जब आपने वो किया ना तो उसमें यूज कॉलम एज हेडर आता है, तब भी करेंगे तो भी ऐसे ही होगा ना? कहाँ पे यूज कॉलम एज हेडर? जब आपने एक्सपेंड किया था ना तब आता है ना, हाँ जैसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर को आ रहा है ना, न्यूज ओरिजिनल एज। अच्छा इसका नहीं, इसका मैं समझाता हूँ, इसका भी समझाता हूँ। ये भी अभी मुझे थोड़ा सा टाइम दो, ये टॉपिक के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2-5 मिनट बस, मैं समझाता हूँ। इसका यूज है ही नहीं कहीं एक्चुअली। अच्छा ठीक है, तो अभी क्या है कि हमें रो वाइज कैलकुलेशन करनी, यानी अगर हमारे पास 10 टेबल हो तो वो फंक्शन जाए 10 टेबल पे और सबके हेडर प्रमोट करे जाके। हमें ये टेबल पे नहीं करना है प्रमोट, हमें ये सेल वाइज टेबल पे करना है। और एक्सपेंड करने पे भी वो सिर्फ एक ही पे कर रहा है, टॉप वाले पे ना। हाँ, अब इसको क्या बोलते हैं? ऐसी जो टेबल्स होती हैं उनको बोलते हैं नेस्टेड टेबल। ओके, जैसे नेस्टेड इफ होता है ना, ऐसे ही इसको बोलते हैं नेस्टेड टेबल, यानी टेबल के अंदर टेबल है। ठीक है, तो हमने ये वाला फंक्शन क्यों नहीं यूज किया? क्योंकि ये फ्रंट टेबल पे सिर्फ वर्क करता है। समझ गया। और हमारा डेटा फ्रंट में नहीं है, अभी हमारा डेटा टेबल के अंदर टेबल है, यानी नेस्टेड टेबल है। नेस्टेड टेबल के लिए हमें ऐड कॉलम में जाके, और क्या फंक्शन था? टेबल डॉट प्रमोटेड हेडर, प्रमोट हेडर्स, और हमें वो टेबल देनी पड़ेगी, हम कोई भी कॉलम नहीं, डेटा नेस्टेड टेबल वाला कॉलम देंगे और क्लोज। अब ये देखो, इसको रीड करो, क्या कह रहा है ये कि टेबल डॉट ऐड कॉलम, यानी एक कॉलम ऐड करे और उस कॉलम में ईच यानी हर एक रो पे जाए, हर एक टेबल पे, हाँ, और फिर ये फंक्शन अप्लाई करे, अप्लाई कर दे। तब उसने हर एक जब रो में गया तो उसे टेबल मिली, और उस टेबल में उसने हेडर्स को प्रमोट कर दिया। अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं वो बताता हूं, ठीक है। अब अगर मैं इस वाले कॉलम को एक्सपेंड करूं तो देखो क्या वो हेडर्स आए जो हमें हर बार दिख रहे थे यहाँ पे? अब वो हेडर्स नहीं आए जो यहाँ पे दिख रहे थे। जब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा था तो हमारे क्या हो रहे थे, ये हेडर बीच बीच में दिख रहे थे। तो हमने जब फंक्शन यूज किया तो वो बीच बीच में जो हेडर दिख रहे थे वो दिखने बंद हो गए, और जो हमारा डेटा कंपाइल हुआ या अपेंड हुआ वो बेस्ड ऑन हेडर्स हुआ। ये जो कंपाइल हो रहा है
वो बेस्ड ऑन हेडर्स है। अब आपके हेडर कहीं भी हो, वो बेस्ड ऑन हेडर के नीचे है, दूसरे हेडर का डेटा आएगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसी को डुप्लीकेट कर देता हूं समझने के लिए। ठीक है, एक में ये हटा देता हूं और एक में ऐसे ही कर देता हूं। ठीक है, अच्छा इसके लिए भी क्या करते हैं, हम सिर्फ ये वाला कॉलम रखते हैं, रिमूव अदर कर देते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसमें हेडर्स दिख रहे हैं आपको, करेक्ट। नाउ इसमें क्या है, इसमें भी मैं क्या करता हूं, सिर्फ मैं यही कॉलम रखता हूं और बाकी रिमूव करके रिमूव अदर। हाँ, और ये आ गया। अब इसमें हेडर नहीं है। ठीक, नाउ अब मैं क्या करता हूं, इसको मैं क्लोज एंड लोड टू कर देता हूं क्योंकि मुझे लोड नहीं करना है एक्चुअली, मैं सिर्फ कनेक्शन बना रहा हूं। कनेक्शन। ठीक है, और मैंने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब मैं गया उस फोल्डर में, वर्कबुक 1 में। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो ओवर टाइम है वो मैंने खिसका के यहां पे डाल दिया। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी खिसका के मैंने, अरे एम्प्लॉय आईडी मैंने खिसका के यहां पे डाल दिया। ठीक है, ऊपर नीचे कर दिया मैंने शीट 3 में। अब देखो इसमें मैं डेटा बदलूं, हाँ डेटा बदलते हैं तभी मुझे समझ में आएगा क्योंकि मैंने वहां पे आइडेंटिफिकेशन कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, सबको 111 बना देता हूं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी हमें। ठीक है, सेव। अब मैं वापस जाता हूं पावर क्वेरी पे और यहाँ पे रिफ्रेश। अब देखो ये मैंने क्या किया था, एक टेबल डॉट प्रमोट हेडर वाला फॉर्मूला यूज करके बनाया था। इसमें देखो ओवर टाइम में ही हमने किया था, ओवर टाइम में ही आया, हाउएवर हमने मूव कर दिया था डेटा। अब देखो एम्प्लॉय आईडी मैंने आगे पीछे किया था लेकिन यहाँ पे सारी एम्प्लॉय आईडी एक जगह है, करेक्ट। लेकिन इसमें देखो ओवर टाइम कहां गया, अच्छा रिफ्रेश नहीं हुआ क्या, ये देखो ओवर टाइम के सामने ओवर टाइम है लेकिन एम्प्लॉय आईडी में डाउन टाइम आ गया। तो ये और ये कौन सा बेस्ट है, ये वाला ऑप्शन हमारा डायनेमिक हो गया। कस्टम जहाँ पे हमने कॉलम ऐड करके किया था। करेक्ट, तो कल हमने ये वाला फंक्शन यूज किया था जिसमें हमने विदाउट कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अपना अपेंड कर दिया था। करेक्ट, करेक्ट। और इसमें सर इस वाली टेबल में ये सिर्फ पहले ही रो को हेडर इसलिए बना रहा है क्योंकि जब हमने डेटा को एक्सपेंड कर दिया, डेटा को एक्सपेंड करने से पहले तो 3 टेबल्स एज अ रो थी उस पूरी टेबल के पास। करेक्ट, लेकिन अब इस जैसे ही एक्सपेंड किया ये सारी 3 टेबल पूरा एक टेबल बन गया है। और हाँ, एक टेबल बनने के बाद जब हमने उस पर यूज हेडर लगाया तो उसने सिर्फ टॉप रो को किया है। करेक्ट। वो उसी का इसीलिए कमाल जब है जो इसीलिए उन्होंने जब कस्टम कॉलम। इसीलिए जब रिफ्रेश कर रहे हैं तो भी डेटा सिर्फ मतलब अपेंड हो रहा है एक दूसरे के पीछे एज अ टेबल। हाँ हाँ, हर टेबल डायनामिकली वर्क नहीं कर रही है। करेक्ट, जबकि हमारा जो हमने कस्टम बनाया उसमें तीनों एज अ डायनेमिक टेबल हैं। राइट। समझ गए तो सर? हेडर टू हेडर मैच करके और फिर डेटा अपेंड कर रहा है। हाँ। नाउ अब एक सिनेरियो बना रहे हैं कि मान लो मैं यहां पे जाता हूं और एक और हेडर ऐड करता हूं किसी भी सीट में। ठीक है, मान लो मैं इसी में एक और हेडर ऐड करता हूं और अटेंडेंस लिख देता हूं। ठीक, अब अटेंडेंस मैंने यहां पे लिखा और ये मैंने कुछ भी पी अकेले ही डाल देता हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, मुझे डेटा से खेलना है। ठीक है, मैंने शीट 3 में ये डाल दिया है। नाउ अब मैं पावर क्वेरी में गया, अब मैं रिफ्रेश करता हूं, अगर मैं रिफ्रेश ऑल करूंगा तो दोनों रिफ्रेश हो जाएंगे, तो मैंने रिफ्रेश ऑल कर दिया। ठीक है, नाउ अब देखो इसमें कॉलम रिफ्रेश ऑल, क्या इसमें वो कॉलम आया,
दिख तो नहीं रहा सर, और नीचे करिएगा। ये मैंने पूरा Attendance नीचे का तक चला गया। अटेंडेंस का कॉलम तो है ही नहीं इसमें। अटेंडेंस का कॉलम है ही नहीं। क्या इसमें है? इसमें आ गया होगा शायद। इसमें भी नहीं है। इसमें भी नहीं है। रिफ्रेश नहीं होगा, मेरे को लग रहा है सर डेटा कुछ गड़बड़ है। नहीं, रिफ्रेश हो गया। ये लो, मैं इसको भी रिफ्रेश कर दे रहा हूं और इसको भी रिफ्रेश कर दे रहा हूं, और मैं रिफ्रेश ऑल भी कर दे रहा हूं, जिससे कि सब कुछ रहे। तो फिर वो एडिशनल एक मिनट कॉलम दिखाना नहीं आ रहा रिया है। रिया की। अच्छा, एडिशनल कॉलम है क्या? चलो एक काम करते हैं, उसी में मैं दूसरी शीट में ऐड कर देता हूं, ठीक है, जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। यही डेटा मैंने कट किया और शीट 1 में डाल दिया यहाँ पे, ठीक। शीट 3 से हटा दिया मैंने डेटा, कंट्रोल माइनस, जिससे कि कुछ बचे ना, और सेव, ठीक। अब जाते हैं, अब रिफ्रेश करना। सीट 1 में डाला है, शायद आ गया हो, क्योंकि वो रिफ्रेश ऑल। इस पे भी अगर आपको डाउट है तो आगे इसमें भी अटेंडेंस का अब वो इसमें इसलिए आ गया ना, आया, इसमें नहीं आया। वो वन हाँ। को, जो सीट 1 को ना वो ले रहा है बेस, वो उसी के हिसाब से कॉलम वो कर रहा है। वो ऐसा है क्या कुछ? हाँ, ये हाँ। बेस टेबल है, इसलिए इसमें आ गया, लेकिन नीचे वाली टेबल में डेटा नहीं आएगा। और वो भी क्यों आ गया? क्योंकि ये पहले है। अब देखो इसमें भी, अच्छा, बाद इसमें में भी, होता तो भी नहीं आता। हाँ, इसीलिए तो मैं मतलब सारे सिनेरियोज दिखा रहा हूं। शीट 1 में गया, ये डेटा कट किया, लास्ट में डाला, ठीक है। और मैं एक बार, मैं यहां से ये सारे डेटा, अरे ये मैंने कंट्रोल माइनस किया और यहाँ पे ऐड कर दिए। चलो 2 ही करूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन तुम्हें होगी कि दो दो है ना, पहले भी 2 थे, अभी भी 2 है, ठीक है। अब मैंने क्लोज कर दिया और सेव कर दिया। अब आते हैं क्वेरी पे, ये रिफ्रेश ऑल। और एक चीज बोल दूं, रिफ्रेश ऑल करने पे सारी क्वेरी रिफ्रेश होती हैं, आपको टाइम एक एक टेक पे लेता जाना है। नहीं करना पड़ता। अगर सिंगल को करना है, यानी इसी टेबल को सिर्फ रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश प्रीव्यू करना है। अगर सारी टेबल को रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश ऑल करना है, ठीक है। ठीक है। नाउ अब क्या आया, मैंने रिफ्रेश ऑल कर दिया, क्या अटेंडेंस आया? तो ये जब पहले कर रहे हैं तो आ रहा है, बाद में उसको लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो क्यों ऐसा क्यों? बताता हूँ क्यों? वो भी। क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम फिक्स हो चुके हैं पहले ही क्वेरी में। करेक्ट, करेक्ट। अब हार्ड ध्यान कोड हो से चुके हैं देखो, वो। जब हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया तो ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 हार्ड कोडेड है, लेकिन कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 हार्ड कोडेड है। जब हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में वो डाला अटेंडेंस, तो वो कॉलम 1 में आ गया डेटा। तो और फिर इसका कॉलम 1 मतलब फिर पे एक कॉलम कम लेना चाहिए फिर, नहीं, जब उसको पहले डाल रहे हैं तो। नहीं तो वो डाउन टाइम वाला डेटा नहीं था ना। अभी देखो अच्छा, वो फिर से करते हैं। मैंने, हाँ वो चलो मैंने फिर से, नोटिस नहीं किया कि फिर से डाउन टाइम करते वाला हैं। था या नहीं था। समझ गया, समझ गया। कोई नहीं, कर लेते ठीक है, हैं। वो 4 ही उठाएगा, ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस जरूरी है कि चीजें तो पता चले। वो मैंने देखा नहीं ना कि उन्होंने पहले डाउन टाइम वाला लिया था या नहीं लिया था। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला सेव, ये कंट्रोल माइनस कर दिया जिससे कि कुछ रहे ना, और सेव। अब जाते हैं रिफ्रेश ऑल, और इसमें तो कुछ होना ही नहीं है। इस पे जाते हैं, अब देखो डाउन टाइम गायब। समझ गया, ठीक ठीक है, तो ये कहानी हो रही है। अब ये क्यों हो रही है? क्योंकि जब सिस्टम एक्सपैंड कर रहा है तो वो उसको हार्ड कोडेड कर रहा है। ऐसे ही जब इसमें भी हम एक्सपेंड कर रहे हैं तब भी वो हार्ड कोडेड कर रहा है कि भाई यही कॉलम आएंगे, इसके बाद नहीं आएंगे। आप कितना भी डेटा इधर उधर कर लो, नहीं आएंगे। हाँ, अगर ये कॉलम्स में कोई गायब होता है तो फिर डेटा आपका
आएगा नहीं, वो एरर जनरेट करेगा। कैसे? नॉट जैसे फाउंड, एक्सप्रेशन नॉट फाउंड बोल देगा कि मेरे को नहीं मिल रहा है वो कॉलम। अब यही कॉलम अगर मैं उठा के यहाँ पे डाल दूं और इसको मैं कंट्रोल माइनस करके 2 कॉलम ऐड कर दूं और मैं वापस से जाऊं और रिफ्रेश ऑल करूं, ठीक है, ये अपने शेप में आ गया क्योंकि ये बदल रहा है। कॉलम 1 वो उसको कंसीडर कर रहा था, वो बदल गया। लेकिन ये क्या कह रहा है कि भाई मैं कॉलम 1 को तो कर ही नहीं रहा, मैं तो ओरिजिनल हेडर्स को कर रहा हूं और ओरिजिनल हेडर मेरे 4 ही हैं। इसमें से अब मैं क्या करता हूं, एक हेडर को ना चेंज कर देता हूं, ठीक है। किसी एक कोड आ दीजिए या चेंज कर दीजिए। छोटा सा एच कैपिटल है, मैं स्मॉल कर दे रहा हूं, अब सिंपल। नहीं मिलेगा उसको। अब नहीं मिलेगा। इसको मैंने रिफ्रेश ऑल किया, नल कर एरर दिया। मैंने जनरेट नहीं किया लेकिन ये ब्लैंक कर दिया। क्यों? क्योंकि वो हेडर टू हेडर मैच करेगा और ये हेडर फर्स्ट सीट में नहीं है बट दूसरी में है और उसने जहां जहां मिल रहा है, हाँ अगर ये कहीं भी ना मिले तो ये सब में ब्लैंक करेगा, एरर फिर भी नहीं जनरेट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करें कि जो डायनेमिक हेडर हो वो आए, मतलब ये जो हमने यहाँ पे सिस्टम ने हार्ड कोडेड इसको लिखा है, इसको कैसे बदलें कि ये हार्ड कोडेड ना रहे, ठीक है। ओवर तो नहीं हो रहा? ओवरफ्लो हो तो बता देना। नहीं नहीं सर, नहीं बताइए। ये वाला तो करवाई दो इसके वो। हाँ, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जस्ट एक चीज अगर हम करें कि ये जो हार्ड कोडेड है सब कुछ हमारा सही जा रहा है, सिर्फ ये हार्ड कोडेड जो है अगर ये हट जाए तो हमारा काम हो जाएगा, करेक्ट। हाँ जी। तो अब ये चीज समझ में आ गई, इसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ। इसका तो जो पॉइंट था वो समझ में आ गया। हाँ ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं, ठीक है। और ये जो एक्सपेंड कस्टम है ये स्टेप हटा देते हैं, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। जब आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो आप खुद ही करोगे, आपको डुप्लीकेट बनाने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक। नाउ ये भी स्टेप मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या करना है, इस वाले स्टेप पे राइट क्लिक करना है, यानी इस वाले कॉलम पे राइट क्लिक करो और ड्रिल डाउन कर दो, ठीक है। अब ड्रिल डाउन क्या करता है, ड्रिल डाउन आप जिस कॉलम पे करते हो उस कॉलम की सारी वैल्यू एज ए लिस्ट दे देता लिस्ट है। बना देगा। ये देखो, ठीक है, एज ए लिस्ट आ गई तीनों टेबल, डेटा वही है, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं है, करेक्ट। अब इस लिस्ट में एक फंक्शन हम आगे, ये जो लिखा हुआ है ये एज इट इज लिखा रहेगा, एक फंक्शन हम आगे और यूज करेंगे करना है इन टेबल्स को। तो फंक्शन हम यूज करेंगे टेबल डॉट कंबाइन, ठीक है, और ब्रैकेट स्टार्ट और इसका ब्रैकेट क्लोज। जो ही हम ये फंक्शन यूज करेंगे ये क्या होगा, ये टेबल एक्सपेंड हो जाएंगी, ये जो अभी लिस्ट दिख रही है वो एक्सपेंड हो जाएगी, ये देखो जो ही एग्जीक्यूट हुआ एक्सपेंड हो गया। और जब एक्सपेंड हुआ तो ध्यान से देखो क्या हुआ, ओवर टाइम इन HR स्मॉल लेटर में सारे कॉलम आ जाएंगे जितने भी हैं, HR सब आ गए, लेटर में, ये जितने भी इन टेबल में सारे कॉलम आ जाएंगे, सारे कॉलम आ गए। अब इस फंक्शन के पहले अगर हम वही फंक्शन यूज कर लें टेबल डॉट कॉलम नेम्स, ठीक है। अब एक यहाँ पे ना लूप होल और है, जैसे वो एक्सेल 2 बार आ जाता है ना लिख के फंक्शन, यहाँ भी होगा। जैसे अगर हम इसी के पास में लिखें, जैसे मैंने यहाँ से टेबल लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, डॉट कॉलम नेम आया और मैंने यहीं पे टैब मार दिया या क्लिक कर दिया, देखो क्या होगा,
कॉलम नेम आ गया लेकिन टेबल डॉट कंबाइन गायब हो गया। समझ रहे हो? ये गड़बड़ है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, एक स्पेस दे देना है और फिर लिखना है वो फंक्शन। ठीक है, कॉलम नेम्स अब नहीं होगा, स्पेस होगा तो फिर वो गायब नहीं होगा। और ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज हो गया, क्लोज हमें लास्ट में करना है, लास्ट में क्लोज कर दिया। अब देखो क्या हुआ, उसने फिर से लिस्ट बना के दिया लेकिन हर एक हेडर को एज ए लिस्ट दे दिया। टेबल डॉट कंबाइन ने क्या किया था, टेबल जो लिस्ट एज ए लिस्ट थी वो एक्सपेंड हो गई थी। करेक्ट? जो हम यहां कर रहे थे, यहां पे जो हम एक्सपेंड कर रहे थे, ये टेबल डॉट कंबाइन का काम था। उसने सारी टेबल को कंबाइन कर दिया था। और टेबल डॉट कॉलम नेम्स क्या करता है, उससे सिर्फ हेडर की लिस्ट बना देता है, यानी हेडर सारे निकाल के लिस्ट बना देता है। ठीक, अब इस फॉर्मूले की, ये हमें एक्चुअली सिर्फ फॉर्मूला चाहिए था और कुछ भी नहीं। कॉपी कर लिया सेलेक्ट करके, ठीक है, यहां पे गए, एक्सपेंड जो कस्टम फॉर्मूला है इसमें ये करली ब्रैकेट में नाम लिखे हुए हैं दो दो बार, एक ये करली ब्रैकेट है, एक ये करली ब्रैकेट है। दोनों ही करली ब्रैकेट का डेटा डिलीट कर देंगे इंक्लूडिंग करली ब्रैकेट। ठीक है, और वो फॉर्मूला यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और अब देखो, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसको मैंने क्लोज कर दिया, सेव कर दिया, और मैं यहां पे गया। अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने टारगेट डाल दिया। ठीक है, और टारगेट मैं 10 का दे रहा हूं फिक्स, क्योंकि हमें डेटा से खेलना है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि कितने का टारगेट है। ठीक है, मैंने शीट 1 में डाला है और एक कॉलम में डाल रहा हूं पिटॉस, ये शीट 3 में डाल रहा हूं। ठीक है, ये मैंने डाल दिया 5.5 डिफॉल्ट। अरे 5.5, अरे भाई जनरल ले ले भाई। ठीक है, अब 2 एडिशनल कॉलम हो गए, इसमें भी डाल दूं कुछ, मान लो एक्चुअल प्रोडक्शन। ठीक है, और ये ब्लैंक छोड़ देता हूं मैं। ठीक है, और क्लोज। अब मैं इसकी पावर क्वेरी में गया, मैंने रिफ्रेश ऑल किया। अब देखो क्या हुआ, ओवर टाइम इन HR स्मॉल लेटर में वो अलग है, HR कैपिटल लेटर में वो अलग है, वो भी आ गया, वो जो आपने ऐड किया है। एक्चुअल प्रोडक्शन पीटॉस एंड पीटॉस 1, ये 2 क्यों आए? अच्छा, एक में पहले से था, मुझे लग रहा है एक में पीटॉस पहले से था। एक मिनट, क्वेरी बंद करो, किसी में पीटॉस पहले से है ये। ठीक है, पीटॉस की जगह मैं कुछ और कर देता हूं, क्या बोलते हैं, एक्चुअल DT। ठीक है, सेव, रिफ्रेश, अरे रिफ्रेश ऑल। अब देखो एक्चुअल DT आ गया, ये पीटॉस है, ये एक्चुअल प्रोडक्शन है, सब कुछ सही जा रहा है ना? कुछ कंफ्यूजन हो तो बताओ। नहीं बस सर एक चीज, मतलब जो मैं समझा हूँ, क्या मैं सही समझा हूँ कि नहीं, आप मुझे बताइएगा। जो हमने अभी इस पे किया है वर्कबुक 1 पे, मतलब एक्सपेंड के बाद जो हमने एडिशन किया, ये जो हम उसका कॉपी पे हम करके लेके आए फॉर्मूला, वो फॉर्मूला जो कंबाइन का है वो एक्चुअली जो हम अपेंड करते थे वो वही काम कर रहा है, राइट? करेक्ट,
और उसके साथ हमने कॉलम नेम की लिस्ट वापस से दोबारा इसलिए बनवाई है बिकॉज अगर हम सीधे सीधे कंबाइन का फॉर्मूला यहाँ लेके आ जाते तो वापस से हेडर कॉलम 1 कॉलम 2 हो जाते। करेक्ट। ओके ठीक है। ठीक है, तो यहां से हमने लिस्ट निकाली। अब देखो एक चीज नोटिस करो कि सब कुछ सही है, लेकिन ओवर टाइम स्मॉल लेटर में और कैपिटल लेटर में, आर्स जो कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर में, ये दोनों अलग अलग हैं। केस सेंसिटिविटी हटानी पड़ेगी। हाँ, केस सेंसिटिविटी हटानी, वो हम लेटर ऑन सीखेंगे। अभी मैं उस पर फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब कुछ हौच पौच ना हो जाए। जितना मैं बता रहा हूँ उतना एटलीस्ट डिलीवर होना चाहिए। ठीक है, समझ गए सर ये वाला। यहाँ से अब मान लो कि मैं परफेक्ट हो गया, ठीक है, अब मुझे डुप्लीकेट की जरूरत नहीं है। कैसे? मैं इसमें गया, मैंने, अच्छा ये तो अब पूरा दिखाएगा क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ओके, पहले मुझे वो करना है, रुको। ये एम्प्लॉय नेम पीटर्स यहाँ तक सही है, इसको मैंने इधर कर दिया, इसको एक्चुअल प्रोडक्शन को भी डिलीट कर दिया, इसका अटेंडेंस और टारगेट भी हटा दिया, और एचआर ओवर टाइम में था ना, ये अब कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। ठीक है, अब वापस से हम उसी पे चलते हैं। ठीक है, अभी क्या है, हम इसको अगर एक्सपेंड करते हैं बिल्कुल उसी सेम वे में, ठीक है, हमारे पास ये हेडर्स आ गए। करेक्ट। अब क्या कर रहा है, मुझे हेल्पिंग नहीं बनानी, तो मैं क्या करूंगा? हेल्पिंग नहीं बनानी मतलब मैं ये डुप्लीकेट बना के और वो नहीं करना चाहता, तो मैं कैसे करूंगा? सीधे सीधे फॉर्मूला लिख देंगे अब यहाँ पर। कैसे? जैसे हमने लिखा था पहले। ठीक है, बताओ। टेबल डॉट पहले तो ये बताओ। कर्ली ब्रैकेट से कर्ली ब्रैकेट हटा दीजिए सर, सिर्फ कस्टम के बाद कॉमा और ब्रैकेट। चलो टेबल डॉट कॉलम हमने जो लिया था, टेबल डॉट कॉलम नेम्स ब्रैकेट ओपन करेंगे हम इसका, और इसमें वापस से हम करेंगे टेबल डॉट कंबाइन। मैं समझ गया। अब इसमें क्या है कि आप जो कर रहे हो ना, वो आप रट्टा मार के काम कर रहे हो। रट्टा नहीं करना है, लॉजिक सिर्फ समझना है। क्योंकि फंक्शन आप कल की डेट में माइट भी भूल जाओ कि मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया था, बट आपको अगर लॉजिक क्लियर है तो आप कर लोगे। हाँ, तो लॉजिक तो यही है ना सर कि हमें कॉलम नेम चाहिए एज अ लिस्ट, क्योंकि यहाँ पर को हेडर बनेगा उसका, और उसके अंदर हमें डेटा को कंबाइन करके रखना है। करेक्ट, इसीलिए हम वो दोनों को यूज कर रहे हैं। करेक्ट, एज एन आर्ग्यूमेंट। अगर अभी भी कहूं तो आप नहीं लिख पाओगे। चलो मैं लिख रहा हूं, टेबल डॉट कॉलम नेम से लिख दिया, उसके बाद मैंने ब्रैकेट ओपन किया, उसके अंदर मैंने टेबल डॉट कंबाइन लिख दिया। बताओ क्या कर रहा हूं? कंबाइन के अंदर हमने क्या लिया था? टेबल डॉट कंबाइन हमने लिस्ट ली थी ना उसके अंदर, टेबल एज लिस्ट, टेबल्स एज लिस्ट। तो हमने डेट, अच्छा हमने ली थी। अब फंसे ना? नहीं एक मिनट सर, मैं सोच रहा हूँ। टेबल एज लिस्ट लिया था ना हमने। हाँ, डेटा, सॉरी, उधर हमने डेटा का लिया था, तो इधर हम, हमारा टेबल का नाम क्या है? कस्टम। हाँ, तो हम कस्टम को ले सकते हैं? नहीं ले सकते, इसीलिए कहता कि रट्टा नहीं मारना, धीरे धीरे चलना है। ठीक है, मान लो मुझे ये दूसरी टेबल में नहीं करना है, डुप्लीकेट बना के नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा। ठीक, एक्सपेंड का स्टेप हटाया, ये मेरे पास कस्टम है, मैं इसी को राइट क्लिक करूंगा, ड्रिल डाउन करूंगा। ठीक हो गया? ड्रिल डाउन करने के बाद जो भी लिखा है मुझे याद नहीं रखना, यहीं पे मैं टेबल डॉट कंबाइन लगा दूंगा, कंबाइन। ठीक, और ब्रैकेट ओपन और लास्ट में जाके क्लोज। क्या लिखा है मुझे फर्क नहीं पड़ता,
ठीक, नाउ यहीं पे मैं एक स्पेस दूंगा, क्योंकि अगर स्पेस नहीं दिया तो पहले वाला फॉर्मूला गायब हो जाएगा। तो टेबल डॉट कॉलम नेम्स, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट लास्ट में क्लोज। ठीक है, इसको कॉपी करके वहां चिपका देंगे। चाहिए एक्चुअली मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला चाहिए। मैंने फॉर्मूला लिया, ये स्टेप जो जनरेट हुआ वो मेरे लिए अब वेस्ट हो गया, तो मैं इस स्टेप को डिलीट कर दूंगा और अपने वहां पे जाके और वापस से मैं नॉर्मल एक्सपैंड करके कर्ली ब्रैकेट्स को रिप्लेस कर दूंगा विद द फॉर्मूला। अब लिख दूंगा सर मैं ये फॉर्मूला वापस ऐसे ही, उसका लॉजिक मैं क्या पता भूल गया था, मैं ये भूल गया था। वो प्रैक्टिस करोगे ना फिर लिख भी दोगे, मतलब 2-3 बार अगर तुमने कर लिया फिर तुम आराम से लिख दिया करोगे। अब मुझे जो चीज याद आई है ना वो ये थी कि हमारा जो टेबल होता है वो प्रीवियस स्टेप से आता है। सिर्फ मेरे दिमाग से ये चीज निकल गई थी, हमारे प्रीवियस स्टेप से टेबल आता है, तो यहाँ पर हमको प्रीवियस स्टेप लेना चाहिए था कंबाइन के अंदर। और उसके साथ साथ कॉलम नेम भी आता है, कॉलम नेम भी कस्टम। ठीक है, देखो जितना तुम प्रैक्टिस करोगे फिर तो लिखते ही जाओगे सब। हाँ, फिर वो चीजें और आसान होती जाएंगी। ठीक है, बट थॉट ये है। अच्छा, ये तो आपका हो गया डायनामिक। अब आते हैं कि इस वाले स्टेप पे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूं और ओके करता हूं, हेडर्स आपके देख रहे हो कस्टम नोड, अच्छा टेबल की नेम के साथ ऐड वो क्या आ रहा है। इसके पहले जो ये हेडर था कस्टम, ये हेडर हर एक हेडर्स के साथ जुड़ के आ रहा है। अच्छा, क्योंकि उसमें लिखा है यूज प्रीफिक्स, क्या लिखा था सर एक बार दिखाएंगे वापस। उसने लिखा है यूज ओरिजिनल कॉलम नेम, इसको वो कर देना, ये वाला ये जो चल रहा है एज प्रीफिक्स। हाँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि ओरिजिनल जो पहला वाला कॉलम नेम है, जो ये कॉलम जो है ये उसी को प्रीफिक्स में लगा देगा। हाँ, वो नहीं चाहिए। क्या वो चाहिए? नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। हाँ, अब बस हमें सिर्फ यही वाला चाहिए जो आ रहा है। इसलिए ये ऑलवेज अनचेक होता है। कई बार लोग ध्यान नहीं देते, चेक लगा रहता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है सर, समझ गए। तो अभी हार्ड कोडेड चाहिए तो ऐसा मतलब, नहीं तो फिर आपको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। हाँ, देखो अगर हार्ड कोडेड क्यों चाहिए? जब हमारे हेडर्स आगे पीछे आ रहे हैं लेकिन फिक्स हेडर्स हैं। हाँ, मतलब जैसे हमारी फाइल रहती है ना वो, हाँ, नंबर ऑफ हेडर्स सेम है। हाँ, मतलब उसमें क्या है, उसमें हमारे को अगर सिर्फ 4 ही कॉलम से काम है उस पूरे रॉ डेटा में से, तो मैं सिर्फ 4 ही लूंगा, वो उसको 15 बनाए या 20 बनाए। करेक्ट, मुझे वही 4 चाहिए। लेकिन अगर मुझे वो पूरी चाहिए टेबल, एज अ रॉ टेबल, डेटा टेबल चाहिए, अगर मुझे पूरी फाइल लानी है रॉ, तो फिर मुझे उसको डायनेमिक बनाना पड़ेगा। डायनेमिक बनाना पड़ेगा, जितने भी घटेंगे बढ़ेंगे जो चेंज होंगे वो ऐसे आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्ट कर देगा। और ये चीज अगर मैं कहूं तो ये चीज गूगल बताएगा, लेकिन उस वे में नहीं समझा पाएगा जिस वे में आपको समझना है। हाँ, नहीं समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा, ये एक इशू है। मतलब वो अपनी तरफ से राइट करेगा, यानी लिख के देगा आपको, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है वो नहीं समझा पाएगा। हाँ, वही